तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी पैरामेडिकल में पूछे गए जो साइंस के टफ क्वेश्चंस हैं वो मैं आज की इस क्लास में कवर करूँगा, है ना। और आज की इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो आपके पैरामेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हो, है ना, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यदि अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का जो है PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद रितेश, ठीक है। और दोस्तों यदि आप लोग कम समय में हमारे पेड कोर्स के माध्यम से क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग जो है दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवक अल्कोहल बनाने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, मोचेरला, म्यूकर, ईस्ट, एस्परजिलस। जल्दी से बताइए तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताना है हर एक स्टूडेंट को। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है ईस्ट, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो कौन सा कवक है जो अल्कोहल बनाने में सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, तो ईस्ट है ना। अब देखिए होता क्या है कि ईस्ट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है, ईस्ट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इसीलिए इसका उपयोग आप लोगों ने देखा होगा मुख्यतः अल्कोहल, बियर, है ना, और डबल रोटी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि डबल रोटी बनाने में, है ना, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है ईस्ट, इसी को खमीर भी बोलते हैं, ठीक है। तो डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है जी, तो ईस्ट, खमीर भी बोलते हैं इसको, खमीर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से आपको डरना नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि कोई वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 20 सेकेंड में 2000 मीटर की दूरी तय करता है तो प्रारंभिक वेग का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, जो जो चीज गिवन है ना आप लोग उसको लिख लीजिए। देखिए तो एक्सलरेशन क्या दे रखा है, देखिए कोई भी वस्तु है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से, तो त्वरण दे रखा है कितना, एक्सलरेशन दे रखा है बच्चों 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 20 सेकेंड में 2000 मीटर की दूरी तय करता है, टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकेंड दे रखा है ना। और इसके बाद आपका जो S है जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं वो 2000 मीटर जो है दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसका प्रारंभिक वेग बताइए, यानी बच्चों आपको u जो है बताना है, इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है। तो बताइए तो गति का कौन सा समीकरण लगेगा, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए गति का दूसरा समीकरण लगेगा, ठीक है। गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, S बराबर ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर। देखिए तो S जो है हमको दिया हुआ है ना कितना, 2000, तो यहाँ पे 2000 लिख लो, ठीक है। इसके बाद u देखिए तो u तो हमको निकालना है, t कितना दे रखा है बच्चों 20 सेकेंड, तो गुना में 20 कर देना है, प्लस में हाफ, a कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और t का स्क्वायर कर देना है, यानी 20 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 400 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना इतना। अब देखिए अब क्या कीजिएगा, अब इसको मैं ऊपर ले चलता हूँ, ऊपर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं 2000 लिख दूंगा, फिर इसके बाद ये 20u हो जाएगा, और प्लस में ये हाफ, और इसको मैं काट देता हूँ 200 बार में चला जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि 225 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट जो है काट के 1000 लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए इतने को मैंने सॉल्व किया हुआ है, इतने को मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए ना 400 है, इसको 2 से काटूंगा तो 200 बार में चला जाएगा, फिर 225 1000, तो इतने को मैं 1000 डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये 2000 है, ये 1000 है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1000 और बटा में 20u। तो बताइए तो क्या होगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, और फिर 200 को काट दीजिए 2 से, तो 50 मीटर पर सेकेंड जो है आपका प्रारंभिक वेग आ गया, यानी u जो है आपका 50 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया है ना।
हाँ, तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपके पैरामेडिकल्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? एक्स बायोलॉजी कहलाता है, क्रायोबायोलॉजी कहलाता है, यूथेनिक्स कहलाता है, या यूरोलॉजी कहलाता है? जल्दी से बताइए तो। निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन है ना, यानी लो टेम्परेचर पर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये क्या कहलाएगा? एक्स बायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी, यूथेनिक्स या यूरोलॉजी? बताइए। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है क्रायोबायोलॉजी, देन आप लोग सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? पक्षियों का या मछलियों का, चमगादड़ों का, स्तनधारियों का? जल्दी से बताइए तो बच्चों, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से, फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए है देन आप लोग सही हैं। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का, है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चंस जो है आपके इंग्लिश सेक्शंस में भी पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, है ना। तो कैसे पूछेगा? पूछ देगा द स्टडी ऑफ, है ना, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का अध्ययन जो है किस शाखा में किया जाता है? तो आपको याद होना चाहिए ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चंस गाइज और पूछ लेता है, मछलियों से संबंधित पूछ लेता है कि भाई ये जो पीसी कल्चर है ये किस चीज़ से संबंधित है? बता सकते हैं आप लोग, पीसी कल्चर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है पीसी कल्चर? तो ये संबंधित है मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चंस पूछ लेता है चमगादड़ से रिलेटेड, कि जो चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, ये किस तरह की ध्वनि सुन सकते हैं? तो आपको मालूम होगा तीन तरह का तरंग, ध्वनि तरंग होता है। श्रव्य तरंग होता है, श्रव्य तरंग, है ना, एक होता है अवश्रव्य तरंग, है ना, और एक होता है प्राश्रव्य तरंग। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए तो, तीन में ऑप्शन दे चुका आप लोग को। तो इसमें से जो चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, वो किस तरह की ध्वनि सुन सकते हैं? तो वेरी गुड, किस तरह की ध्वनि सुन सकते हैं? तो प्राश्रव्य तरंग की ध्वनि को जो है चमगादड़ सुन सकते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं उस स्रव को? इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं इसको। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं गाइस? श्रव तरंग को ऑडिबल वेव। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। तो देखिए, चमगादड़ ही नहीं, जितने भी कुत्ता, बिल्ली, है ना, चमगादड़, ये जितने भी जानवर है ना, ये सब कौन सी ध्वनि सुन सकते हैं? तो प्राश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासोनिक वेव की साउंड को जो है सुन सकते हैं। अच्छा बताइए तो, हम मनुष्य ये प्राश्रव्य तरंग की ध्वनि को सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि इसका जो रेंज होता है ना, वो क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली आवाज होती है ये, है ना, 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों वाली आवाज होती है ये, है ना, आवृत्तियों वाली आवाज होती है। तो अब बताओ, हम मनुष्य हैं, यानी हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो इनमें से किस प्रकार की तरंग को सुन सकते हैं? तो आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सी तरंग को हम मनुष्य सुन सकते हैं? तो श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग वाली जो ध्वनियां हैं इसकी, हाँ, ये जो ध्वनि तरंग है ये सुन सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज गाइज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति। तो ये जितने भी हम मनुष्य हैं ना, ये इस रेंज तक जो है हम मनुष्य ये श्रव्य तरंग वाली आवृत्ति आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, इसका रेंज क्या होता है? 20 हर्ट्ज से। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसमें ग्लैक्टोज होता है? विच कंटेन्स ग्लैक्टोज? ऑप्शन दे रखा है स्टार्च, सुक्रोज, अगार, माल्टोज। देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो है ना सारे गलत दे रखे हैं। ठीक है, बुक में ही ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, प्रीवियस पेपर है आपका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लैक्टोज। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लैक्टोज। ठीक है, तो ग्लैक्टोज किस में होता है? लैक्टोज में होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे दूध शर्करा भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? दूध शर्करा भी कहते हैं। और ये जो है
ये लैक्टोज ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज इकाइयों के जुड़ने से बनती है, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा, किस में ग्लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज में होता है। देखिए, बात करेंगे स्टार्च की, तो आप सबको पता है कि स्टार्च एक क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना। क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ये, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट है, तो लिख लीजिए ये सब तो आपको याद भी होंगे। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे सुक्रोज की। तो आप लोग को मालूम होगा ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इकाइयों के जुड़ने से बनती है, ठीक है। सुक्रोज जो है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इकाइयों के जुड़ने से बनती है। इसे गन्ना शर्करा भी जो है हम लोग कहते हैं, गन्ना शर्करा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको आती होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किनका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है? किनका शरीर कैल्शियम के कवच से ढका होता है? मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, कांट, सरीसृप। बताइए जल्दी से। ये आपके पैरामेडिकल 2018 का क्वेश्चन है, बिल्कुल फास्ट बताना है हर एक स्टूडेंट को। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है देन आप लोग सही हैं, है ना। तो मोलस्क का जो शरीर है वो कैल्शियम के कवच से ढका होता है, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है ना। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, लिख लो इसको, कि प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा है जी, तो मोलस्क, है ना, संघ मोलस्क, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि प्राणी संसार का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो उस समय क्या आंसर दोगे? तो उस समय आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ तो। अगर मैं आपसे ये पूछता कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, देखो ये जो है ना मोलस्क, ये दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है ना। और प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, है ना। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा, याद रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ कूदते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी उच्चतम होगी? चलिए बताइए तो, किस प्रकाश के लिए जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकस लेंथ है वो मतलब हाईएस्ट होगी, सबसे ज़्यादा होगी, उच्चतम होगी? बताइए तो। नीला, पीला, हरा, लाल। बताइए किस प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो उच्चतम होगी? वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है लाल रंग, देन आप लोग सही हैं, है ना, ठीक है। तो लाल प्रकाश के लिए जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी बच्चों, वो सबसे ज़्यादा अधिक होगी, सबसे ज़्यादा उच्चतम होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस से। एक क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कि निकट दृष्टि दोष, है ना। बताइएगा आप लोग, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, है ना। अवतल लेंस, इसको क्या कहते हैं? कनकेव, है ना, कनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कनकेव कहते हैं। यानी देखिए, निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब क्या? मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए तो, अगर बोलता दूर दृष्टि दोष निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूर दृष्टि दोष निवारण में, यानी इसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, है ना, हाइपरमेट्रोपिया। बताइए तो, दूर दृष्टि निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है इसमें? उत्तल लेंस का। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है। उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स लेंस,
ठीक है, याद रहेगा ना सब बच्चों को। तो निकट बोले तो अवतल, दूर बोले तो उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और बता दीजिए। तो कभी कभी पूछ लेता है कि गाड़ी के, है ना, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको क्लास ओवर हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, इसको होमवर्क में लिख लो, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा अर्धव्यास दोनों पृथ्वी के आधे हो तो उसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। यानी उस ग्रह के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है ना, यानी उस प्लैनेट के सरफेस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, वो क्या होने वाली है। अब चलिए, तो देखिए यहाँ पर ये कोई हो गया आपका ग्रह, दो चीज़ों की बात की गई है, ग्रह और पृथ्वी की। ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, यहाँ से लिख सकते हो, ये आपका कोई अदर प्लैनेट हो गया, और ये हमारा हो जाएगा पृथ्वी, यानी जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं। ठीक है, अब बोला क्या है कि यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा अर्धव्यास यानी त्रिज्या, अर्धव्यास को क्या कहते हैं बच्चों, त्रिज्या भी कहते हैं, याद रखना। तो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे हो। तो देखिए, पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, m होता है, और त्रिज्या जो होती है वो r होती है। तो आप बताइए, इस ग्रह का जो मास है यानी द्रव्यमान तथा त्रिज्या, बोला है कि दोनों पृथ्वी के आधे हैं, तो पृथ्वी से आधा है, मास भी जो है आधा है, और ये त्रिज्या भी जो है आधा है पृथ्वी से, बोला है क्वेश्चन में, मैंने वैसे ही किया है। ठीक है, अब आप बताइए, अर्थ के सरफेस पे जो स्मॉल जी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, सबको मालूम होना चाहिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। यानी अर्थ के सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है मैक्सिमम, वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो स्मॉल जी है इसको कुछ किस प्रकार लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं कैपिटल जी इंटू में m अपॉन में r स्क्वायर, है ना। देखो, इतने को ही सॉल्व करते हैं ना तो बच्चों हमको क्या मिलता है, ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि इसके सरफेस पे, यानी ये जो प्लैनेट है नया, है ना, इसके सरफेस पे जो स्मॉल जी एस का मान कितना होता है। तो देखिए, इतने को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। समझ में आया, इतने को मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ से देखिए, तो अब यहाँ से जी डैश कर दीजिएगा। ठीक है, और ये कैपिटल जी कर दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, तो मास जो होगा वो क्या होगा, m/2 होगा, m/2 होगा ना, आ रहा है समझ में। और फिर इंटू में r स्क्वायर लिखते थे ना नीचे, लेकिन यहाँ पे r/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, r/2 का स्क्वायर करेंगे। तो बस अब इतने को सॉल्व कर दो, तो ये जी डैश और ये बराबर हो जाएगा कैपिटल जी इंटू में m, और इंटू में देखिए ये 2 का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, सबको मालूम है, और ये अपॉन में 2r का स्क्वायर हो जाएगा। इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ये रिजल्ट मिलेगा। इसको काट दीजिए 2 बार से। ठीक है, तो यहाँ से जी डैश बराबर हो जाएगा 2 कैपिटल जी इंटू में m अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, तो इतने को आप लोग ये लिख सकते हो, स्मॉल जी लिख सकते हो, ऑफकोर्स लिख सकते हो। तो यहाँ से जी डैश हो जाएगा 2 इंटू में स्मॉल जी, लिख सकते हो ना, क्योंकि देखिए जी बराबर क्या है, स्मॉल जी बराबर क्या है, कैपिटल जी इंटू में m अपॉन में r स्क्वायर है ना। तो इतने की जगह हम लोग जी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इतने की जगह ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जो यहाँ से जी डैश बराबर 2 इंटू में, अब बताइए जी का वैल्यू कितना होता है। क्वेश्चन में बोला है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर कर देता हूँ, जी डैश बराबर में 2 इंटू में 9.8, तो क्या आ जाएगा, जी डैश बराबर, यानी ये ग्रह के सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो क्या आएगा, गुना कीजिए, तो 8 दूनी 16 और एक पॉइंट लगेगा, 9 दूनी 18 19, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए तो। समझ में आया, ग्रेविटेशन चैप्टर का ये न्यूमेरिकल्स था, आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं समझ में आया वो बच्चे दोबारा देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डरना नहीं है न्यूमेरिकल से, डरोगे तो भाई मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्स में आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोग का जो पैरामेडिकल 2020 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था उसमें 7 से 8 क्वेश्चन जो है फिजिक्स के थे और सब न्यूमेरिकल्स ही थे। ऑल क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स ही दिया गया था आपको, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। आपको, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हो ना, मेरा क्लास रेगुलर करते हो, तो आप लोग जो है 7 से तो 8 नहीं गाइज, लेकिन 4 से 5 जरूर टच करके आ जाइएगा एग्जाम में, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बट कब, जब आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेरा यूट्यूब पे क्लास कर रहे हो तब, है ना। और यदि आप लोग और अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, है ना, एकदम प्रॉपर तरीके से हर एक चैप्टर का थ्योरी पढ़ना चाहते हो, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करना चाहते हो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, तो आप लोग जो है हमारे पेड कोर्स के माध्यम से भी क्लास जो है कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारा पेड कोर्स जो है ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा 8809802288। ओके, चलिए तो अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है 50 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। तो कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय यानी 0.1 सेकेंड के लिए ही रोका जाता है। तो कील के द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल की गणना करें, यानी फोर्स जो है निकालना है ना बच्चों। फोर्स बराबर क्या होता है, सबको पता है, मास इनटू एक्सलरेशन होता है, मालूम है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं ताकि यहां पर इस, अब देखिए आपको करना क्या होगा, जितना भी वैल्यू गिवन है यानी जो जो चीज दिया हुआ है ना उसको एक जगह लिख लीजिए। तो देखिए द्रव्यमान यानी मास कितना दे रखा है बच्चों, 500 ग्राम दे रखा है, 500 ग्राम दे रखा है। और उसके बाद ये बोल रहा है कि एक हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकेंड की वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है ना। और कील द्वारा जो है हथौड़े को बहुत कम समय यानी 0.1 सेकेंड के लिए ही रोक दिया जाता है। देखो यहाँ पे रोका जा रहा है, तो यहाँ से देखिए तो ये 50 मीटर पर सेकेंड जो है ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों, टाइम जो है 0.01 सेकेंड के लिए, ठीक है। टाइम जो है 0.01 सेकेंड के लिए जो है उसको कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो अब रोका जाता है तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग जिसको v से डिनोट करते हैं ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए आपको निकालना क्या था, F बराबर m है यानी फोर्स निकालना है। तो देखिए तो बच्चों m तो दे रखा है ना, लेकिन a तो नहीं है, तो a कैसे निकालिएगा। तो आपको पता है कि एक्सलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ से एक्सलरेशन निकाल सकते हो, ऑफकोर्स निकाल सकते हो। v कितना है, v आपका 0 है, u कितना है तो 50 मीटर पर सेकेंड है ना। और t कितना है जी, t 0.1 सेकेंड। तो इतने को सॉल्व कीजिए तो देखिए -50 और बट्टा में, देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट पॉइंट को हटा दूंगा तो बट्टा में 100 आएगा ना, आएगा। अगर देखिए 0.01 है तो मैं पॉइंट को हटा दूंगा तो बट्टा में 100 कर दूंगा ना, तो अब ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्सलरेशन त्वरण जो है आपका आ जाएगा -5000 आएगा। इतने को सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, -5000 आ जाएगा। अब बना दीजिए तो देखिए तो मास कितना दे रखा है, देखिए 500 ग्राम दे रखा है। अब हमको केजी में बदलना होगा। तो आप में से बहुत बच्चे पूछेंगे सर केजी में क्यों बदलिएगा। तो बच्चों केजी में इसलिए बदलूंगा ना क्योंकि देखिए ये फोर्स निकालना है ना। और फोर्स का ऐसा ही यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। या तो फिर आप लोग लिखते हो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ग्राम में दे रखा है, तो हमको क्या करना होगा बच्चों, इसको केजी में बदलना होगा। तो केजी में बदलने के लिए हम लोग देखिए 500 है ना, ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। और गुना में एक्सलरेशन कितना दिया हुआ है डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे कितना दे रखा है, ये -5000 आया है। इतने को सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो देखिए तो 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब इसको क्या है, ये 500 है और गुना में -5 है तो कितना आया, -2500। -2500 और न्यूटन हो जाएगा। सबको पता है कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन में हम लोग लेते हैं। तो -2500 न्यूटन यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, एक बार बोल दीजिए तो जल्दी फास्ट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है।
शब्द एमीफीबिया। शब्द एमीफीबिया का मतलब क्या होता है? वह जंतु जो पानी में रहते हैं, वह जंतु केवल जमीन पर रहते हैं, या वह जंतु जो पेड़ों पर रहते हैं, या वह जंतु जो जल और थल दोनों पर रहते हैं। बताइएगा, ये आपके प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना आपके इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग आंसर कीजिए। तो वेरी गुड, शाबाश। शब्द एम्फीबिया का मतलब होता है वह जंतु जो जल और थल दोनों स्थान पर रहते हों, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश में देखिए कैसे पूछ सकता था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन वाटर एंड लैंड, है ना। एन एनिमल लिखिए इसको, एन एनिमल दैट कैन लाइव ऑन। लाइव ऑन का मतलब क्या होता है? जीवित रहना, है ना। तो एन एनिमल दैट कैन लाइव ऑन वाटर एंड लैंड। लैंड का मतलब भूमि, है ना। तो वैसे प्राणी, वैसे जानवर जो दोनों जगह, है ना, यानी पानी में भी और जमीन पे भी, यानी जो जल में भी और थल में भी जीवित रह सके, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग उभयचर। हिंदी में उभयचर बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फीबिया, ठीक है, एम्फीबिया। तो याद रहेगा ये, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो और भी ऐसी क्लास आप लोग चाहते हो तो अपना जो है रिस्पांस, अपना फीडबैक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।